कोर्ट्स दिस वीक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी कानून की धारा 66A को लेकर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। याचिका में शिकायत की गई है कि शीर्ष अदालत द्वारा खत्म किए जाने के बाद भी धारा 66A के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। याचिका में भारत के गृह मंत्रालय के माध्यम से सभी पुलिस स्टेशनों को रद्द की गई प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत मामला दर्ज नहीं करने के लिए एक सलाह जारी करने का भी निर्देश देने की मांग की गई है। आईटी कानून की धारा 66A रद्द होने के बाद भी इसके तहत केस दर्ज होने के प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया है। पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर याचिका में श्रेया सिंगल संदर्भ में 66A के प्रावधान के तहत 10 FIR के खिलाफ विभिन्न दिशा निर्देश और गाइडलाइंस मांगी गई है। न्यायमूर्ति RF नरीमन और BR गवई ने निर्देश दिया कि सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस दिया जाए और मामले को 4 सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा है कि यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे आईटी अधिनियम की धारा 66A के तहत मामले दर्ज करना बंद कर दे, क्योंकि इसे रद्द किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिक से राज्य को भी पक्ष बनाने के लिए कहा, ताकि अदालत एक व्यापक उचित आदेश दे सके, क्योंकि अंततः पुलिस राज्य का विषय है। याचिका में धारा 66A पर दर्ज सभी FIR का डाटा एकत्र करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने की अपील की गई है। इसके अलावा देश भर के जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का डेटा भी मांगा गया है, जहां श्रेया सिंगल के मामले में निर्णय के उल्लंघन में धारा 66A के तहत कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई को आईटी अधिनियम की धारा 66A के तहत पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने की प्रथा पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए नोटिस जारी किया था। धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के फैसले में श्रेया सिंगल मामले में खारिज कर दिया था। कोर्ट के आदेश के जवाब में केंद्र ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि पुलिस और सार्वजनिक आदेश राज्य के विषय हैं। श्रेया सिंगल के फैसले को लागू करने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें आईटी अधिनियम की धारा 66A को हटा दिया गया था, राज्य के पास है। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी फैसले को लागू करने के लिए समान जिम्मेदारी साझा करती हैं। शीर्ष अदालत ने 14 मार्च 2015 को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख करार दिया था। साथ में यह कहते हुए इस प्रावधान को रद्द कर दिया था कि जनता के जानने का अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने भारत को सूचित किया है कि निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा के लिए एक अतिरिक्त स्लॉट प्रदान नहीं किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट में जाने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पैराशूट इवेंट में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश कुमार के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने अपना रुख साफ किया था। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी कि IPC ने 5 बार के पैरालंपिक निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा के मामले में कहा है कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के एक अतिरिक्त प्रतिभागी को शामिल करना संभव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी सोमवार को 5 बार के पैरा ओलंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा को बड़ी राहत देते हुए भारत के पैरालंपिक समिति को टोक्यो पैरालंपिक में अपने पैराशूटर इवेंट में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश कुमार के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पीसीआई को मंगलवार को अनुपालन रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया था। अंतर्राष्ट्रीय समिति ने ईमेल के माध्यम से पीसीआई को बताया कि भारत ने क्वालिफिकेशन इवेंट में केवल 10 स्लॉट अर्जित किए और इसलिए अतिरिक्त स्लॉट नहीं दिया जा सकता है। आईपीसी द्वारा उठाई गई आपत्ति के मद्देनजर शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ को शर्मा के लंबित अपील पर कल ही सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट के समक्ष शर्मा ने एक अन्य प्रतिभागी को बेदखल कर उन्हें शामिल करने की दलीलें दी है। इस पर नरेश कुमार के केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद करते हुए उन्हें वापस दिल्ली हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई के लिए जाने की छूट दे दी। नरेश कुमार की ओर से विकास सिंह ने कहा कि हमारा सुझाव है कि इस केस को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच भेज दिया जाए। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने एडवोकेट सिंह द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया। पीठ ने उच्च न्यायालय से इस मामले पर शीघ्र विचार करने का भी अनुरोध किया। नरेश कुमार शर्मा ने टोक्यो प्रतियोगिता के लिए उनका चयन नहीं करने के पीसीआई के मनमानी और पक्षपातपूर्ण फैसले से असंतुष्ट होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने पीसीआई को टोक्यो प्रतियोगिता में पहले से चयनित उम्मीदवारों को हटाए बिना अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश शर्मा के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आंध्र प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के विवाद पर तेलंगाना राज्य के खिलाफ दायर अपनी रिट याचिका पर फैसला चाहता है। राज्य ने पड़ोसी राज्य तेलंगाना के साथ मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने से इनकार कर दिया। जैसा कि पहले शीर्ष न्यायालय ने सुझाव दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य को कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे पर उनके विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कहा था। वहीं सीजेआई रमन्ना ने कहा कि मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं सुनना चाहता, मैं दोनों राज्यों से संबंधित हूँ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जल विवाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दोनों राज्यों ने कहा है कि मध्यस्थता संभव नहीं है और वे कानूनी तरीके से जल विवाद का निपटारा चाहते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कृष्णा जल विवाद की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता जी उमापति ने कहा कि मध्यस्थता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार राज्य ने यह विचार किया है कि मामले में निर्णय की आवश्यकता है। सीजेआई रमन्ना ने मामले को एक अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के निर्देश देते हुए कहा कि हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, हम आपको विवश नहीं करते हैं। यदि आप मध्यस्थता नहीं चाहते हैं तो ये आपके लिए है, हम कुछ नहीं कह सकते। किसी अन्य बेंच के समक्ष केस सूचीबद्ध किया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार को सीजेआई द्वारा मामले की सुनवाई करने पर कोई आपत्ति नहीं है। सीजेआई रमन्ना ने हालांकि कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा वे मध्यस्थता नहीं चाहते हैं और इस मामले को सुनना नहीं चाहते हैं। सीजेआई रमन्ना ने सोमवार को कहा था कि वे दोनों राज्यों से संबंधित हैं और इसलिए इस मामले पर कानूनी रूप से फैसला नहीं करना चाहते हैं। वर्तमान याचिका में तेलंगाना राज्य के खिलाफ आरोप है कि वो जलाशय के एकीकृत संचालन के नियमों और 2015 के समझौते के प्रावधानों के विपरीत बिजली के अंधाधुंध उपयोग के लिए पानी का उपयोग करता है। याचिका में मुख्य रूप से मांग की गई है कि तेलंगाना सरकार को 2014 के अधिनियम के अनुसार अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही 28 जून 2021 को तेलंगाना सरकार द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने कई अन्य मांगे भी की हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सोमवार को हुई पिछली सुनवाई में इस मामले में मध्यस्थता की वकालत करते हुए कहा था कि वह कानूनी मुद्दों पर
मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, लेकिन वह दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता कराने की व्यवस्था कर सकते हैं। चीफ जस्टिस रमन्ना ने दोनों राज्यों के वकीलों को अपनी सरकारों से निर्देश लेने के लिए कहा था। दोनों राज्यों के वकीलों ने बुधवार को बताया कि मध्यस्थता संभव नहीं है, इसलिए कानूनी तरीके से इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की दूसरी पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले पर दायर याचिकाओं को लेकर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के मुद्दे को अहम बताते हुए कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो आरोप काफी गंभीर हैं। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि जासूसी से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा इस अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले पुलिस के पास आपराधिक शिकायत दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही है। पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये आरोप काफी गंभीर हैं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार को याचिकाओं की प्रतियां देने को कहा और मामले की सुनवाई को अगली तारीख दी। देखिए, पेगासस सॉफ्टवेयर केवल स्नूपिंग ही नहीं करता बल्कि फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट जो हैं कंप्यूटर मोबाइल में फिक्स कर देता है। उसके आधार पे किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं और जेल में बंद कर सकते हैं। ये हो रहा है। भीमा कोरेगाम केस में भी यही हुआ है, हमने दिया है पिटीशन। तो अगर आप फैब्रिकेटेड एविडेंस डाल सकते हैं तो इसको रोका जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, अगर मीडिया में रिपोर्ट सही है तो आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दलीलों में कुछ नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। कुछ का दावा है कि उनके फोन हैक हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने आपराधिक शिकायत दर्ज कराने का प्रयास क्यों नहीं किया। याचिकाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ये एक दुष्ट तकनीक है। ये राष्ट्रीय हित को भेद करने की तकनीक है। ये गोपनीयता, मानवीय गरिमा और हमारे गणराज्य पर हमला है। चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाकर्ता से ये भी सवाल किया कि ये मुद्दा 2019 में सामने आया था, लेकिन तब कोई गंभीर चिंता क्यों नहीं जताई गई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, जिन लोगों ने रिट याचिकाएं दाखिल की हैं वे अधिक जानकार और साधन संपन्न हैं। उन्हें इस मामले में सामग्री जुटाने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए थी। सीजीआई ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें भी इस तकनीक को खरीद सकती है। सीजीआई के सवाल पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, हम सभी जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पहुंच नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, केवल सरकार के पास है। उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। हमें सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य मीडिया एजेंसियों से पता चला। निगरानी की सीमा हमें याद नहीं है। हम ये याचिका कैसे दायर करते। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अब पता चला है कि इस अदालत के रजिस्ट्रारों की भी जासूसी सूची में नाम है। उनके फोन को भी एक्सेस किया गया है। न्यायपालिका के कुछ सदस्यों के भी नाम हैं। जगदीप शोकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम देवान ने कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की है क्योंकि मामले की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। आज 300 लोगों की लिस्ट सामने आई है, कल 3000 व्यक्ति हो सकते हैं। न्यायपालिका के अलावा और कौन इस पर संज्ञान लेगा, दत्तार ने कहा। वकीलों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को केंद्र सरकार को अपनी याचिका की प्रतियां देने को कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख दी। ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के धनबाद में जिला जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने देश भर में जजों पर हमलों को लेकर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि जजों की सुरक्षा पर राज्य गंभीर नहीं है। धमकी की शिकायत को पुलिस या सीबीआई भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों से 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अटॉर्नी जनरल ने भी सुझाव उनसे भी मांगे गए। बताया भी जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल से भी जवाब मांगे गए हैं, सुझाव मांगे गए हैं। वहीं झारखंड सरकार ने भी
इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिए जाने की जानकारी दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोमवार को मामले में सीबीआई को भी सुनकर आदेश दिया जाएगा। झारखंड के धनबाद जिला सत्र के जज उत्तम आनंद मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजों को धमकी देने की शिकायत पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और खुफिया ब्यूरो या आईबी पर नाराजगी जताई है। प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी तब आई जब पीठ पिछले सप्ताह झारखंड के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले के मद्देनजर न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा के मुद्दे पर खुद लिए गए स्वतः संज्ञान मामले पर विचार कर रही थी। चीफ जस्टिस रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि न्यायाधीशों पर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमला किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर डराने वाले संदेश भेजकर सोशल मीडिया में पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। सीजीआई पिछले साल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी भरी पोस्ट की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल से कहा, एक या दो जगह पर अदालतों ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। ये कहना दुखद है कि सीबीआई ने कुछ नहीं किया। हमें सीबीआई के रवैये में कुछ बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। हमें ये देखकर दुख होता है प्रतिकूल आदेश पारित होने पर न्यायाधीशों को बदनाम करने का एक नया चलन बनता जा रहा है। ये इस देश में एक नया चलन है। यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो न्यायपालिका को बदनाम किया जाता है। न्यायाधीशों की शिकायत के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। सीबीआई, आईबी आदि न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। पीठ ने झारखंड के न्यायाधीश की मौत की जांच में प्रगति के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए सोमवार 10 अगस्त को सीबीआई को उपस्थित होने को कहा। पीठ ने 2019 में दायर एक वृत्त याचिका पर भारत संघ से शीघ्र जवाब मांगा, जिसमें न्यायाधीशों और अदालतों के लिए एक विशेष सुरक्षा बल की मांग की गई थी। इस याचिका को आज स्वतः संज्ञान मामले के साथ ही सूचीबद्ध किया गया था। सीजीआई ने कहा कि हालांकि वृत्त याचिका 2019 में दायर की गई थी, केंद्र ने अभी तक अपना जवाब हलफनामा दाखिल नहीं किया है। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया था। एजी ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने न्यायाधीशों के आवासों को सुरक्षा देने के आदेश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगाने वाले डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अमेजन की ओर से दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, जिसमें फ्यूचर रिलायंस सौदे के संबंध में फ्यूचर ग्रुप कंपनियों और किशोर बियानी की संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस रोहिंटन फली, नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने माना कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17(2) के तहत एक आपातकालीन मध्यस्थ का आदेश भारत में लागू करने योग्य है। अमेजन फ्यूचर रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड या FRL को झटका लगा है। रिलायंस व फ्यूचर रिटेल के 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के मामले में अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंगापुर के इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का फैसला भारत में लागू करने योग्य है। ये भारतीय कानूनों के तहत वैध है। इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने इस सौदे पर रोक लगाई थी। रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर के सौदे पर रोक लग गई है। शीर्ष अदालत के समक्ष कार्रवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि इस अपील में केवल 2 मुद्दों पर फैसला किया जाएगा। पहला, क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 17(1) में आपातकालीन मध्यस्थ अवार्ड शामिल है, तथा दूसरा, क्या इसे धारा 17(2) के तहत लागू किया जा सकता है। बेंच ने अब दोनों सवालों के सकारात्मक जवाब दिए हैं। रिलायंस फ्यूचर डील के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा है कि आपात निर्णायक का आदेश धारा 17(1) के तहत आने वाला आदेश है और इसे मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 17(2) के तहत लागू करने योग्य है। शीर्ष अदालत ने इस बात का फैसला लेना था कि सिंगापुर के आपातकालीन पंचायत का फ्यूचर को रिलायंस के साथ विलय सौदे से रोकने का फैसला भारतीय कानून के हिसाब से वैध है या नहीं। अमेजन ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील का अलग अलग अदालतों में विरोध किया था। न्यायमूर्ति RF नरीमन की पीठ ने
सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल के मामले में 29 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। साल 2019 में अमेज़न ने फ्यूचर समूह के गिफ्ट वाउचर इकाई में 49% हिस्सेदारी के लिए $1,920 लाख का भुगतान किया था। मामले में अमेज़न का कहना है कि इस सौदे की शर्तें फ्यूचर समूह को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कारोबार को रिलायंस को बेचने से रोकती है। उच्चतम न्यायालय ने 22 फरवरी को अपने अंतरिम आदेश में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT के विलय पर अंतिम आदेश पारित करने को कहा था। फ्यूचर समूह ने रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के लिए नियामकीय मंजूरियों के लिए न्यायाधिकरण का रुख किया था। वहीं अमेज़न ने दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। मालूम हो कि हाल ही में भारत के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने अमेरिकी कंपनी पर आरोप लगाया था कि जब कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप में 2019 के निवेश के लिए मंजूरी मांगी थी तो उसने तथ्यों को छुपाया, साथ ही गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेम ड्रीम 11 पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम जुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कोर्ट ने ड्रीम 11 नामक ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। ड्रीम 11 एक ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम है जिसमें कोई वास्तविक जीवन के मैच के आधार पर एक फैंटेसी स्पोर्ट्स टीम बना सकता है और प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है और नगद पुरस्कार जीत सकता है। चंद्रेश सांखला नाम के एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर आरोप लगाया कि ड्रीम 11 के नाम पर आम जनता को ठगा जा रहा है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि ड्रीम 11 गेम में जुआ और सट्टेबाजी नहीं है। ड्रीम 11 खेल को सट्टेबाजी, जुआ के किसी भी तत्व के रूप में मानने का मुद्दा अब पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा घोषणा के मद्देनजर एकत्रित नहीं है और इसके अलावा SLP को भी खारिज कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया गया कि ड्रीम 11 जैसे काल्पनिक खेल जुआ है और कौशल के खेल नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने ड्रीम 11 पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन खेलों में सफलता मूल रूप से उपयोगकर्ताओं के व्यायाम, बेहतर ज्ञान, निर्णय और ध्यान से उत्पन्न होता है। अदालत ने देखा कि किसी भी अन्य घटनाओं की तुलना में ड्रीम 11 फैंटेसी के परिणाम पर कौशल और प्रमुख प्रभाव का तत्व है और इसलिए ये मात्र कौशल का खेल है और जुए की गतिविधि के भीतर नहीं आता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रीम 11 को कौशल का खेल माना था, ना कि मौके का खेल। उच्च न्यायालय ने कहा कि ड्रीम 11 फैंटेसी खेलों में सफलता, बेहतर ज्ञान, निर्णय और ध्यान के आधार पर उपयोगकर्ताओं के कौशल के अभ्यास और परिणाम पर निर्भर करती है। ये किसी विशेष दिन वास्तविक दुनिया के खेल में किसी विशेष टीम की जीत या हार पर निर्भर नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।